कई लोग इंडिया से बाहर रेमिटेंस कर देते हैं, फॉरेन से पेमेंट इंडिया में आ रहा है, लेकिन कई लोगों को और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये जो भी कंप्लायंसेस है वो कौन से एक्ट में फॉलो होता है। मैं आपको बता दूं, ये फॉलो होता है अंडर फेमा। व्हाट इज फेमा? हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज ये हिरेन अभंगी, सीनियर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अभंगी एंड अभंगी एलएलपी, a seasoned expert for international taxation and FEMA compliance. What is FEMA? जो आप इंडिया से बाहर पैसे भेजते हो और बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो वो सभी अमाउंट पे एक ट्रिगर एक्ट होता है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेमा के पहले क्या था? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्शन था, आपको कुछ भी करना है ना तो डायरेक्टली आरबीआई की अप्रूवल, गवर्नमेंट की अप्रूवल, वो सब लेनी पड़ती थी। फेरा इज लाइक अ क्रिमिनल लॉ। फेमा क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो सिविल लॉ है। फेमा में कंप्लायंस बहुत जरूरी है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये रूल्स पता नहीं था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वायोलेशन हो गया। नहीं, वो कंप्लायंस कंपलसरी है। जो भी पेनल्टी है आपको कंपलसरीली पे करके रेगुलराइज करना पड़ता है। फेरा तो तब क्रिमिनल था, फेमा सिविल लॉ है। दूसरा, आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट हुआ। लिबरलाइजेशन के तौर पे फेमा में कई सारे लिबरलाइजेशन हुए हैं। सबसे पहले हम फेमा को समझते हैं। फेमा एक एक्ट है, उसको उसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस और रेगुलेशंस बना के फेमा को कंप्लीट करती है। और उसका इन्वेस्टिगेशंस वो सभी का वर्क इंटरेस्टेड किसको किया है? नन अदर देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो आप बोलते हो ना, कई बार न्यूज में हम सुनते हैं कि वहां पे ईडी की रेड हुई, वहां पे ये हुआ, वहां पे ये हुआ, तो ये एनफोर्समेंट टास्क दिया हुआ है एनफोर्समेंट एजेंसी को। वो एनफोर्समेंट सेंट्रल एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अब फेमा का फ्रेमवर्क सबको पता चल गया। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रूल्स फ्रेम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम सर्कुलर्स इश्यू करती है, मास्टर डायरेक्शंस रेगुलेशंस, वो सब यूज करके फेमा का कंप्लायंस करती है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो ट्रांजेक्शन्स दो टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। अब तक हमने समझ लिया कि कोई भी पेमेंट इंडिया से बाहर जा रहा है या तो बाहर का पेमेंट इंडिया में आ रहा है, तो आपके माइंड में एक एक्ट आना चाहिए, वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपने ये कंप्लायंसेस नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपकी डॉटर है, आपका सन है, फॉरेन में है और वहां से रेमिटेंस इंडिया में हो रहा है, वो मान लीजिए एनआरई अकाउंट से हो रहा है, एनआरओ अकाउंट से हो रहा है, वो सभी को पता है, लेकिन कौन से एक्ट के अंतर्गत ये अकाउंट का प्रावधान किया हुआ है वो किसी को नहीं पता है, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सभी कंप्लायंसेस करना जरूरी होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। अगर कंप्लायंसेस नहीं हुआ है तो वहां पे पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी पेड करके आपको जो भी इरेगुलर आपकी एक्टिविटीज है उसको आप रेगुलराइज कर सकते हो। हम वीडियो सीरीज बनाने जा रहे हैं कि हाउ फेमा वर्क्स। सिंपल और लेमन लैंग्वेज में आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि फेमा कहाँ पे आता है, कंप्लायंस कैसे करना है, कंप्लायंस नहीं करने से क्या होता है, सब ये सीरीज में हम देखेंगे और इन लेमन और इजी लैंग्वेज में। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगले सभी वीडियो सीरीज और सभी अगले एपिसोड को सुनने के लिए।